हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की वीडियो में हम माई सीक्वल वर्कबेंच या माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे पूरा अपना स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी एसक्यूएल का सिलेबस कवर करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बेसिक से लेके एंड तक, एडवांस तक। लास्ट में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया है उस पर, ताकि आपको एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस हो जाए या इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आप अटेंड कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें नीड है एक डेटाबेस को क्रिएट करने की। जब आप माई एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे तो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस आपको यहाँ पे स्कीमाज में एग्जिस्टिंग डेटाबेस सिस नाम का दिखेगा, जिसमें से टेबल्स हैं sys_config और उसके कॉलम्स हैं वेरिएबल, वैल्यू, सेट टाइम और सेट बाय। लेकिन इसके अलावा हमें अपना एक डेटाबेस क्रिएट करना है और उस डेटाबेस में हमें अपनी टेबल्स बनानी है, राइट। सबसे पहले हमने यूनिवर्सिटी का डेटाबेस क्रिएट किया है, जिसके लिए कमांड है क्रिएट डेटाबेस यूनिवर्सिटी। जब मैंने इस कमांड को सेलेक्ट किया और ये रन या एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं नीचे जो एक्शन आउटपुट आता है उसमें आपको दिखाई देगा मैसेज क्रिएट डेटाबेस यूनिवर्सिटी सक्सेसफुल। यहाँ पे ग्रीन टिक मार्क आ गया है, इसका मतलब कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। और दूसरा क्या तरीका है, यहाँ पे आपको जो स्कीमास के राइट हैंड साइड में एक रिफ्रेश बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी डेटाबेस दिखाई देगा। इस पर अगर आप इसको क्लिक करके एक्सपैंड करेंगे, अभी टेबल्स क्लिकेबल नहीं है यानी उसमें कोई टेबल्स नहीं है, तो अब हम टेबल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेटाबेस अभी तक आपने सिर्फ बनाया है, उसको उसमें टेबल्स क्रिएट करने के लिए उसे यूज़ करना शुरू करना पड़ेगा आपको। यानी आपको बताना पड़ेगा माई सीक्वल को कि जो दो डेटाबेसेस अब माई सीक्वल में एग्जिस्ट करते हैं, एक हो गया सिस, एक हो गया आपका यूनिवर्सिटी डेटाबेस। तो इसमें से आप कौन सा डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं। मैं यूनिवर्सिटी डेटाबेस यूज़ करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने कमांड दी है यूज़ यूनिवर्सिटी। इस कमांड को जैसे ही मैं रन करूंगी तो यहाँ पे अब जो भी आप फंक्शंस या एसक्यूएल क्वेरीज रन करेंगे वो सारे यूनिवर्सिटी डेटाबेस में चेंजेस करेंगे, चाहे वो टेबल क्रिएट करना हो, चाहे टेबल में चेंजेस करना, टेबल में वैल्यूज ऐड करना, सारा कुछ अब यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में ही किया जाएगा। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी में हम टेबल्स क्रिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक डिपार्टमेंट की टेबल क्रिएट करी है। डिपार्टमेंट टेबल या कोई भी टेबल क्रिएट करने के लिए आपको कमांड चाहिए क्रिएट टेबल और उसके बाद उस टेबल का नाम। देखिए, माई एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, यानी अपर केस और लोअर केस में ये फ़र्क नहीं करता, तो आप जिस तरीके से भी नाम लिख सकते हैं। लेकिन जो नाम आप कोटेशंस में लिखेंगे, सिंगल या डबल कोट्स में, उसको आपको एज इट इज़ लिखना है। उसमें अगर आपने अपर केस या स्मॉल केस डिफ्रेंशिएट करा है तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वो वैल्यूज़ एज इट इज़ स्टोर करेगा एसक्यूएल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी पहली टेबल जो मैं अपने यूनिवर्सिटी डेटाबेस में बनाना चाहती हूँ वो है डिपार्टमेंट टेबल। टेबल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम आ गया और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैंने यहाँ पे कॉलम्स के नाम लिखे हैं जो मैं डिपार्टमेंट टेबल में लिखना चाहती हूँ। पहला कॉलम नेम है डिपार्टमेंट नेम या डेप्थ नेम, जो कि वैर कैर डेटा टाइप का है। वैर कैर डेटा टाइप मैंने आपको अपनी थ्योरी वीडियोज़ में भी समझाया है। वैर कैर का मतलब है कि ये जो डिपार्टमेंट नेम है इसकी वैल्यूज़ कैरेक्टर टाइप की होगी, यानी अल्फ़ाबेटिकल होगी, उसमें स्ट्रिंग्स भी आ सकते हैं, न्यूमेरिक्स भी आ सकते हैं। आपको सिंगल या डबल कोटेशंस में इन्हें लिखना होगा। और वैर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर है, तो 30 का मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट नेम मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स का हो सकता है, और अगर कोई डिपार्टमेंट नेम 30 से कम है तो वो भी अलाउड है। जितने साइज का डिपार्टमेंट नेम होगा उतनी ही स्पेस यहाँ पे एलोकेट होगी। अगर सपोज वैर कैर की जगह आप लिख देते सिर्फ कैर 30, तो 30 स्पेस हर बार हर डिपार्टमेंट नेम के लिए रिजर्व हो जाता, चाहे वो डिपार्टमेंट नेम छोटे साइज का हो या उतना 30 स्पेसेस उसे रिक्वायर्ड ना भी हो, तो वो मेमोरी की वेस्टेज करता है। इसीलिए हम वैर कैर लिखते हैं ताकि जितनी स्पेस रिक्वायरमेंट है, जितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट है डिपार्टमेंट नेम को, उतनी ही एलोकेट हो। मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स का हो सकता है डिपार्टमेंट नेम।
फिर इसके बाद हम दूसरे कॉलम पे आते हैं जो है बिल्डिंग का नाम, जिसमें डिपार्टमेंट प्रेजेंट है, उसका भी डेटा टाइप हमने varchar 30 दिया है। फिर आते हैं बजट पे। डिपार्टमेंट का थर्ड कॉलम है बजट, जो कि जितना एलोकेट बजट हुआ है उस डिपार्टमेंट को वो है इंट टाइप का, यानी एक इंटीजर वैल्यू होगी। फ्लोट भी आप रख सकते हैं, मैंने एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे रखा है। और इसके बाद हमने स्पेसिफाई किया है कि इस डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की होगी डिपार्टमेंट नेम। इसका मतलब है कि इस टेबल में हर रो में डिपार्टमेंट नेम यूनिक होगा और रिपीट नहीं हो सकता। हर रो को यूनिकली हम प्राइमरी की मदद से, जो कि डिपार्टमेंट नेम है, उसकी मदद से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज करा है और सेमीकोलन मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करा है। तो जब आप इस टेबल को लिखने के बाद रन करेंगे, मैंने सिर्फ इतने पोर्शन को सेलेक्ट किया है क्योंकि अभी मैं सिर्फ इतना पोर्शन ही रन करना चाहती हूँ, तो मैंने एग्जीक्यूट बटन क्लिक करा और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिएट टेबल कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है। और जब आप रिफ्रेश करेंगे, अब आपको टेबल्स वाला यूनिवर्सिटी डेटाबेस में टेबल्स के ड्रॉप डाउन में डिपार्टमेंट दिखेगा एज फर्स्ट टेबल। और डिपार्टमेंट के विद इन आप कॉलम्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग, बजट, ये सब आपको दिखेगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम अपनी फैकल्टी टेबल क्रिएट करते हैं। फैकल्टी टेबल के लिए हमने क्या किया है, फैकल्टी टेबल के लिए हमने क्रिएट टेबल के बाद फैकल्टी लिखा है, जो कि टेबल का नाम है। पहला इसमें कॉलम है फैकल्टी आईडी। फैकल्टी का आईडी यूनिक होगा तो हमने इसे प्राइमरी की बनाया है यहाँ पे। ठीक है, और varchar 10 का स्पेस हमने इसे दिया है, यानी मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स हो सकते हैं फैकल्टी आईडी में। उसके बाद फैकल्टी टेबल में फैकल्टी का नाम आता है, जो कि varchar 30 डेटा टाइप का है। फिर फैकल्टी मेंबर कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करती है वो डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे आएगा। फैकल्टी की सैलरी हमने नेक्स्ट कॉलम बनाई है यहाँ पे, जो कि इंटीजर डेटा टाइप की है। और उसके बाद हमने फॉरेन की स्पेसिफाई करी है। देखिए, फैकल्टी जिस भी डिपार्टमेंट में काम करेगी वो कोई ना कोई एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि डिपार्टमेंट टेबल में ही प्रेजेंट है। उसके अलावा कोई ऐसा डिपार्टमेंट हम फैकल्टी को नहीं एलोकेट कर सकते जो डिपार्टमेंट टेबल में ही नहीं है। इसीलिए हमने डिपार्टमेंट नेम को फॉरेन की बनाया है, यानी फैकल्टी वाली टेबल का जो कॉलम है डिपार्टमेंट नेम, वो रेफर करेगा डिपार्टमेंट वाली टेबल के डिपार्टमेंट नेम कॉलम को। यानी फैकल्टी टेबल में डिपार्टमेंट नेम में वही वैल्यूज आ सकती हैं जो कि डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नेम में प्रेजेंट है। उनमें से कोई एक वैल्यू आ सकती है या फिर नल हो सकता है। नल क्यों हो सकता है? क्योंकि फैकल्टी वाली टेबल में डिपार्टमेंट नेम प्राइमरी की नहीं है, डिपार्टमेंट वाली टेबल में डिपार्टमेंट नेम प्राइमरी की है, तो वो वहां पे नल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस टेबल को भी हम रन करते हैं। मैंने इसे सेलेक्ट किया, रन किया, और जब मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं अब यूनिवर्सिटी डेटाबेस में टेबल्स में दो टेबल्स मेरे पास, एक तो डिपार्टमेंट टेबल हो गई यहाँ पे और एक फैकल्टी टेबल हो गई लेफ्ट साइड में स्कीमास के ड्रॉप डाउन में। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट टेबल में पहला कॉलम है स्टूडेंट आईडी, जिसका डेटा टाइप है varchar 10। फिर है स्टूडेंट नेम, अगेन डेटा टाइप है varchar, लेकिन 30 हमने स्पेस दिया है यहाँ पे। डिपार्टमेंट नेम, अगेन ये डिपार्टमेंट टेबल को रेफर करेगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में भी डिपार्टमेंट नेम एक फॉरेन की बनेगा। टोटल क्रेडिट्स, यानी स्टूडेंट कितने क्रेडिट्स के अभी सारे कोर्सेज पढ़ रहा है या फिर प्रोग्राम लिया है उसने, टोटल कितने क्रेडिट्स हैं उसको एलोकेटेड जो उसे पूरे करने हैं। फिर प्राइमरी की हमने बनाया है स्टूडेंट टेबल की स्टूडेंट आईडी को, और फॉरेन की डिपार्टमेंट नेम को बनाया है जो कि डिपार्टमेंट में डेप्थ नेम को रेफर करेगी। ओके, इसे भी एग्जीक्यूट करते हैं सेलेक्ट करके। ये क्वेरी सही तरीके से एग्जीक्यूट हो गई है। आप यहाँ पे नीचे एक्शन विंडो में देख सकते हैं। यहाँ पे जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो अब यूनिवर्सिटी डेटाबेस में आप देख सकते हैं 3 टेबल्स क्रिएट हो गई हैं, फैकल्टी, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कोर्स टेबल क्रिएट करना। कोर्स की टेबल में हमने क्या क्या वैल्यूज रखी हैं? सबसे पहले है कोर्स आईडी, यानी जो कोर्स स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका क्या आईडी है या कोर्स कोड क्या है।
फिर इसके बाद है कोर्स का नाम, अगेन varchar हमने इसे रखा है, डिपार्टमेंट नेम जो डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नेम को रेफर करेगा, तो ये यहाँ पे अगेन फॉरेन की है, और क्रेडिट्स मतलब इस पर्टिकुलर कोर्स के कितने क्रेडिट्स हैं। इस टेबल की प्राइमरी की कोर्स आईडी है और फॉरेन की डिपार्टमेंट नेम है जो कि डिपार्टमेंट टेबल के डेप्थ नेम को रेफर कर रही है। अगेन इस पूरी एसक्यूएल क्वेरी को सेलेक्ट करते हैं, रन करते हैं, और जब हम रिफ्रेश करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास चारों टेबल्स यहाँ पे आ गई हैं, कोर्स, डिपार्टमेंट, फैकल्टी और स्टूडेंट। तो ये अल्फाबेटिकली यहाँ पे आपके पास टेबल्स आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं अपनी सेक्शन नाम की टेबल। सेक्शन मतलब कितने सेक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कोर्स आईडी के लिए। ओके, तो इस टेबल में हमने कोर्स आईडी रखा है जो कि varchar डेटा टाइप का है, सेक्शन का खुद का आईडी रखा है, यानी एक कोर्स कितने सेक्शंस में रन हो रहा है। फिर हमने सेमेस्टर रखा है कि ये पर्टिकुलर कोर्स कौन से सेक्शन में और कौन से सेमेस्टर में रन हो रहा है। सेमेस्टर एक इंटीजर वैल्यू होगा, तो यहाँ पे इंट हमने स्पेसिफाई करा है। कौन सी बिल्डिंग में ये सेक्शन इसकी सीटिंग है वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करा है, जिसका डेटा टाइप है varchar 30। रूम नंबर के लिए मैंने इंटीजर वैल्यू रखी है, और कौन से टाइम पे इसकी क्लासेस होगी, तो यहाँ पे डेटा टाइप है टाइम टाइप का, जिसमें वैल्यूज आएंगी HH:MM:SS यानी आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के फॉर्म में। ठीक है, अब सेक्शन टेबल की जो प्राइमरी की है वो कॉम्बिनेशन है, यानी ये एक कॉम्पोजिट प्राइमरी की है जिसमें दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, कोर्स आईडी और सेक्शन आईडी, दोनों मिलके एक प्राइमरी की बना रहे हैं। और यहाँ पे फॉरेन की है कोर्स आईडी जो कि हमने कोर्स टेबल में प्राइमरी की बनाई थी। ठीक है, तो कोर्स आईडी जो कि सेक्शन में प्रेजेंट है, सेक्शन वाली टेबल में प्रेजेंट है, वो रेफर करेगा कोर्स वाली टेबल के कोर्स आईडी कॉलम को। इस टेबल को भी रन करते हैं, पूरी एसक्यूएल क्वेरी को रन करते हैं रादर। हमने रन किया, अपडेट रिफ्रेश किया अपना डेटाबेस, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं अब आपको सेक्शन नाम की भी टेबल दिखाई देगी। इसके बाद हमने दो और टेबल्स बनाई हैं, टीचर्स और लर्न। टीचर्स मतलब ये हमें रिलेशन बता रही है कि कौन से फैकल्टी कौन से कोर्सेज को पढ़ा रहे हैं, कौन से सेमेस्टर को पढ़ा रहे हैं। और जो लर्न वाली टेबल है वो ये बता रही है कि कौन कौन से स्टूडेंट कौन से कोर्सेज ले रहे हैं, सीख रहे हैं या लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर्स टेबल में सबसे पहले फैकल्टी आईडी आएगा जो कि अगेन फैकल्टी टेबल से लिया गया है, कोर्स आईडी आएगा, सेक्शन आईडी आएगा, ये भी अपनी रिस्पेक्टिव टेबल से लिया गया है। कोर्स आईडी और सेक्शन आईडी का कॉम्बिनेशन हमने सेक्शन वाली टेबल से लिया है। सेमेस्टर कौन से सेमेस्टर को पढ़ा रही है फैकल्टी, कौन से ईयर में वो सेमेस्टर पढ़ रहा है, और फॉरेन की को यहाँ पे स्पेसिफाई करा है। यहाँ पे हमारे पास दो फॉरेन की बनती है। पहली फॉरेन की है फैकल्टी आईडी जो कि रेफर कर रही है फैकल्टी वाली टेबल के फैकल्टी आईडी को। ठीक है, और दूसरी फॉरेन की बनती है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स आईडी एंड सेक्शन आईडी जो कि सेक्शन वाली टेबल की प्राइमरी की जो कि ये कॉम्बिनेशन से बनी थी उसको रेफर कर रही है। तो इस कमांड पूरी एसक्यूएल क्वेरी को सेलेक्ट करके मैंने बोल्ट वाले आइकन पे क्लिक किया, रिफ्रेश किया अपना डेटाबेस, और यहाँ पे टीचर्स नाम की टेबल आ चुकी है। ओके, लास्ट टेबल हम जो अपने डेटाबेस में बनाएंगे वो है लर्न टेबल, जिसमें हमने स्टूडेंट आईडी बनाया है, कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी बनाया है, सेमेस्टर, ईयर और ग्रेड। अब ग्रेड मैंने 2 कैरेक्टर का रखा है ताकि A ग्रेड है या A+ है तो एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स इसमें या मैक्सिमम 2 कैरेक्टर्स इसमें आ पाए। सेमेस्टर, ईयर जैसे कि पहले स्टोर किया गया था वो ही यहाँ पे स्पेसिफाइड है। यहाँ पे अभी हमने कोई प्राइमरी की या फॉरेन की ऐड नहीं करी है। ठीक है, आप चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इसको पूरे एसक्यूएल क्वेरी को हमने सेलेक्ट किया, रन किया, और जब रिफ्रेश करोगे आप डेटाबेस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे सारी टेबल्स अब हमारे पास 7 की 7 टेबल्स बन के आ गई हैं। तो अब हमने अपना डेटाबेस पूरा कंप्लीटली बना लिया है। अब चलते हैं इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करने में। देखिए, अगर आप कोई भी टेबल अगर आप अभी शो करते हैं, सपोज मैं एक बेसिक क्वेरी रन करती हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट,
क्योंकि अभी तक हमने कोई डेटा नहीं आउटपुट किया है, जब आप ऐसी कोई क्वेरी रन करेंगे तो आउटपुट तो आपको दिखेगा। ये टेबल बन गई है स्टूडेंट की, जिसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम और टोटल क्रेडिट्स है, बट यहाँ पे हर एक में नल वैल्यू है, यानी कोई डेटा ही नहीं है। ठीक है, तो फिर अब स्टार्ट करते हैं वैल्यूज़ को इंसर्ट करना। इंसर्ट करने के लिए वैल्यूज़ को आपको कमांड लिखनी होती है इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नाम जिसमें आप वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, और फिर वर्ड लिखना होता है वैल्यूज़। क्योंकि हम हर टेबल के सारे ही कॉलम्स में वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ के बाद कॉलम नेम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप कुछ स्पेसिफिक यानी 5 में से सिर्फ 3 कॉलम्स में वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, बाकियों में आप एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ ही रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज़ के बाद राउंड ब्रैकेट्स लगा के आप कॉमा से सेपरेट करते हुए वो सारे कॉलम नेम्स लिखेंगे जिसमें आप वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाहते हैं। अभी क्योंकि मैं सारे ही कॉलम्स में टेबल के वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने सीधा वैल्यूज़ के बाद हर रो जो मैं इंसर्ट कर रही हूँ उसके लिए एक राउंड ब्रैकेट शुरू किया है। तो डिपार्टमेंट में सबसे पहले आ गया डिपार्टमेंट का नेम, फिर आ गया डिपार्टमेंट में कौन सी बिल्डिंग थी और डिपार्टमेंट का बजट। इसी तरीके से कॉमा से सेपरेट करते हुए मैंने 4 डिफरेंट रोज बनाई हैं अपनी डिपार्टमेंट टेबल में। ठीक है, तो जब मैं इस क्वेरी को रन करूंगी मेरे पास 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़ और केमिस्ट्री, जो कि अपनी सेपरेट बिल्डिंग CSB, MJB, HMB और SCB में रन कर रहे हैं, जिनका अपना अपना बजट है। तो इस क्वेरी को मैंने रन किया, और फिर इसके बाद अगर मैं डिपार्टमेंट टेबल को डिस्प्ले कराती हूँ, कैसे पता चलेगा कि हमारी वैल्यूज़ इंसर्ट हुई हैं या नहीं? तो जब मैंने रन कराई ये क्वेरी तो आप देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट आया है इसमें आपको चारों डिपार्टमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और मैनेजमेंट। तो चारों डिपार्टमेंट्स आपके टेबल में इंसर्ट हो गए हैं। सिमिलरली अब हम बाकी टेबल्स में वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी फैकल्टी टेबल। फैकल्टी टेबल में हमने क्या किया है, इंसर्ट करी हैं वैल्यूज़, अराउंड 9 डिफरेंट फैकल्टीज़ की हमने फैकल्टी मेंबर्स की वैल्यूज़ को इंसर्ट किया है, जिसमें इनके फैकल्टी आईडी हैं F1, F2, F3 से लेके F9। नाम मैंने हर एक फैकल्टी को इंडिविजुअल यूनिक नेम दिया है, और उनके डिपार्टमेंट्स में मैंने असाइन करे हैं डिपार्टमेंट नेम जो हमने डिपार्टमेंट टेबल में मेंशन किए थे। ठीक है, क्योंकि फैकल्टी टेबल में जो डिपार्टमेंट नेम है यानी जो 3rd वैल्यू है, ये डिपार्टमेंट टेबल की वैल्यूज़ में से ही एक होनी चाहिए। यानी अगर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट वाली टेबल में है तभी ये फैकल्टी वाली टेबल में आ सकता है। आप ऐसी कोई वैल्यू नहीं लिख सकते जो डिपार्टमेंट टेबल में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फॉरेन की वाला कंस्ट्रेंट आपको सेटिस्फाई रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करा फैकल्टी का डिपार्टमेंट और उनकी रिस्पेक्टिव सैलरी। इस तरीके से कॉमा सेपरेट करते हुए हर रो को आपने राउंड ब्रैकेट्स में इनक्लोज करा है और लास्ट में आपने सेमीकोलन डाला है। तो इस पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, रन किया, और आप देख सकते हैं इसके बाद जब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी वाली क्वेरी रन करूँगी तो उसका आउटपुट एक टेबल आ जाएगी जिसमें सारी वो वैल्यूज़ हैं जो हमने इंसर्ट करी हैं F1 से लेके F9 तक। ओके, इसी तरीके से हम नेक्स्ट इंसर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल में वैल्यूज़। स्टूडेंट टेबल की हर रो में पहली वैल्यू थी स्टूडेंट आईडी, जो कि प्राइमरी की था, तो हर रो में वो यूनिक होना चाहिए। फिर स्टूडेंट का नाम आ रहा है, डिपार्टमेंट आ रहा है जो कि फॉरेन की है, और क्रेडिट्स टोटल क्रेडिट्स जितने स्टूडेंट को कंप्लीट करने हैं। इसको रन करते हैं पूरी क्वेरी को। 7 डिफरेंट स्टूडेंट्स हमने क्रिएट करे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वाली क्वेरी रन करेंगे ताकि हमें दिख सके कि स्टूडेंट टेबल हमारी क्रिएट हुई है या नहीं। तो आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं कि 7 डिफरेंट स्टूडेंट्स आपकी टेबल में यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंसर्ट करते हैं वैल्यूज़ अपनी कोर्स वाली टेबल में। कोर्स टेबल में पहली प्राइमरी की है कोर्स का आईडी, फिर है कोर्स का नेम, फिर है डिपार्टमेंट जो कि उस कोर्स को प्रोवाइड कर रहा है, रन करा रहा है, और उस कोर्स के क्रेडिट्स। इसी तरीके से 6 डिफरेंट कोर्सेज मैंने रन करे हैं, मैंने इंसर्ट करे हैं टेबल में। इस क्वेरी को मैंने रन किया,
क्वेरी सही से एग्जीक्यूट हो गई है ये आप एक्शन विंडो में देख सकते हैं। एक एक लास्ट रो में रो ऐड होती जाएगी, आपको टिक मार्क दिखाई देगा। और फिर उसके बाद अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स करती हूँ, इसे रन किया, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट वाली विंडो में भी दिखाई देगा कि आपने 6 डिफरेंट कोर्सेज इंसर्ट कर दिए हैं कोर्सेज टेबल में। ओके, फिर आता है हमारी सेक्शन टेबल। सेक्शन टेबल में मैंने अगेन अलग अलग वैल्यूज़ इंसर्ट करी हैं, 7 से 8 यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, जिसमें पहला आ गया कोर्स आईडी और सेक्शन आईडी, जो कि दोनों मिला के एक प्राइमरी की बनते हैं। के बाद आ गया कौन से सेमेस्टर में वो कोर्स रन हो रहा है, फिर कौन सी बिल्डिंग में वो है, रूम नंबर क्या है उस बिल्डिंग का, और कौन से टाइम पे उसकी क्लासेस होती हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ आप अपने अकॉर्डिंग भी वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। ये डमी वैल्यूज़ ही हैं जो मैंने अपने चॉइस से इम्प्लीमेंट करी हैं। इसके बाद मैंने सेक्शन टेबल को डिस्प्ले कराया, तो यहाँ पे आपकी पूरी सेक्शन टेबल बन के आ गई है। ओके, ऑल राइट, लास्ट की 2 टेबल्स को भी इसी तरीके से क्रिएट करते हैं, टीचर्स और वैल्यूज़। आई होप आपको ये भी समझ आ जाए। तो मैं डायरेक्टली इन दोनों को रन कर रही हूँ। आप वीडियो पॉज करके ये क्वेरीज लिखिए, रन कीजिए और बताइए कि क्या आपकी सारी टेबल्स सही तरीके से वर्क कर रही हैं, शो हो रही हैं या नहीं। तो ये हो गई हमारी इंसर्ट कमांड। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी डेटाबेस क्रिएट करने से, फिर हमने टेबल्स बनाई, फिर टेबल्स में ये सारी वैल्यूज़ हमने इंसर्ट कर दी। तो हमारा डेटाबेस अब रेडी है। अब हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने का प्रोसेस शुरू करना है। तो सबसे बेसिक और सबसे इजी कमांड जो डेटाबेस में हम यूज़ करते हैं, एसक्यूएल की मदद से इम्प्लीमेंट करते हैं, वो है हमारी सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड हमें अलाउ करती है एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स को डेटाबेस की टेबल से रिट्रीव करना, यानी शो कराना। तो सपोज हमें फैकल्टी टेबल से फैकल्टी नेम वाला कॉलम शो कराना है, तो हम कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट कीवर्ड, यहाँ पे आप एस को स्मॉल भी लिख सकते हैं, एसक्यूएल उसमें फ़र्क नहीं करेगा। फिर आप लिखेंगे आपको कौन सा कॉलम नेम चाहिए, उसके बाद आप फ्रॉम कीवर्ड लिखेंगे और फ्रॉम के बाद आप टेबल का नाम लिखेंगे जिससे आपको ये वाला कॉलम चाहिए। तो मुझे फैकल्टी टेबल से फैकल्टी नेम वाला कॉलम चाहिए था, तो मैंने लिखा है सेलेक्ट फैकल्टी नेम फ्रॉम फैकल्टी, और लास्ट में सेमीकोलन तो लगाना ही है ताकि एसक्यूएल को पता लग जाए कि ये एसक्यूएल क्वेरी कंप्लीट है। तो मैंने इसे जब सेलेक्ट किया और रन किया, आप देख सकते हैं आउटपुट में क्या आया है। आउटपुट में एक ही कॉलम आया है क्योंकि मैंने एक ही कॉलम सेलेक्ट किया था। कौन सी टेबल से? फैकल्टी टेबल से। और इसमें सारे उन फैकल्टी के नेम, फैकल्टी मेंबर्स के नेम आ गए हैं जो कि हमारी फैकल्टी टेबल में प्रेजेंट थे। ठीक है, अब दूसरी टेबल पे देखते हैं। यहाँ पे दूसरी क्वेरी में मैं सेलेक्ट के बाद कोर्स नेम डिस्प्ले कराना चाहती हूँ। कौन सी टेबल से? कोर्स नेम मेरा प्रेजेंट था कोर्स वाली टेबल से, लेकिन मैं सारे कोर्सेज के नेम्स नहीं डिस्प्ले कराना चाहती। मैं सिर्फ डिपार्टमेंट नेम जहाँ मैनेजमेंट है, यानी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में रन होने वाले कोर्सेज को ही डिस्प्ले कराना चाहती हूँ। तो जब आप अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट पे कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं, देखिए जब आपने सिर्फ सेलेक्ट लिखा था, सेलेक्ट फ्रॉम आपको एक पूरा कॉलम दे देगा, यानी फैकल्टी मेंबर्स के सारे फैकल्टी मेंबर्स के नेम दे देगा। लेकिन अगर आपको सेकंड केस में सारे कोर्स नेम्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के कोर्स नेम्स चाहिए, तो आप यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। तो ये जो कॉलम है कोर्स नेम, हर कोर्स नेम के लिए पहले ये चेक किया जाएगा क्या उसका डिपार्टमेंट मैनेजमेंट है। अगर है तभी वो ये आउटपुट में डिस्प्ले होगा। तो इसको हम रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो कोर्स नेम लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस आता है, क्योंकि जब हमने वैल्यूज़ इंसर्ट करी थी कोर्स में, ये देखिए कोर्स कंप्यूटर साइंस में डेटाबेस कोर्स है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ही पाइथन कोर्स है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कौन से 2 कोर्सेज हैं? लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस। तो सिर्फ यही 2 वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं। इसीलिए वेयर कमांड या वेयर क्लॉज का यूज़ किया जाता है जब हम सेलेक्टेड कॉलम पे कंडीशन लगाना चाहते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से सेलेक्ट की मदद से आप एक से ज़्यादा कॉलम्स भी एक बार में शो करा सकते हैं, रिट्रीव करा सकते हैं, और उन कॉलम्स पे भी आप कंडीशन लगा सकते हैं। और
एक से ज़्यादा कंडीशन लगाना भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट किया है, यानी जो फैकल्टी टेबल है उसमें से मैं सबसे पहले फैकल्टी नेम शो कराना चाह रही हूँ, फिर डिपार्टमेंट नेम और फिर सैलरी फैकल्टी मेंबर्स की। लेकिन मैं सारे फैकल्टी मेंबर्स के लिए ये तीनों कॉलम्स नहीं शो कराना चाह रही, मैं सिर्फ उन फैकल्टी मेंबर्स के लिए शो कराना चाह रही हूँ जहाँ पे डिपार्टमेंट नेम कंप्यूटर साइंस है और इसके साथ साथ उनकी सैलरी 30,000 से ग्रेटर है। तो जब हम वेयर की दो कंडीशंस के बीच में एंड लगाते हैं, इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट होना चाहिए और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट होते हुए सैलरी भी 30,000 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे पूरी फैकल्टी टेबल ही डिस्प्ले कराऊँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी, जब आप स्टार लिखते हैं मतलब आप सारे कॉलम्स शो कराना चाहते हैं उस टेबल के। तो मैंने इस कमांड को जब रन किया तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से फैकल्टी मेंबर्स हैं, अकीरा, बंदिता और चेतना, और इनकी सैलरीज कितनी है 25,000, 30,000 और 35,000। अब हमें कौन से फैकल्टी मेंबर्स की डिटेल्स शो करानी है, जो कंप्यूटर साइंस में है, यानी अकीरा, बंदिता और चेतना, लेकिन उनकी सैलरी 30,000 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस की ऐसी कौन सी फैकल्टी है जिसकी सैलरी 30,000 से ग्रेटर है, वो है चेतना। तो जब हम ये क्वेरी रन करेंगे, मैंने रन किया, सिर्फ एक रो आनी चाहिए जैसे कि आप देख रहे हैं चेतना फैकल्टी मेंबर की, ठीक है। तो यहाँ पे इस हमने पार्ट में ये सीखा कि एक सिंगल कॉलम हम सेलेक्ट कर सकते हैं या शो कर सकते हैं सेलेक्ट कीवर्ड के थ्रू, सेलेक्ट और फ्रॉम। इसके बाद एक से ज़्यादा कॉलम्स भी आप सेलेक्ट और फ्रॉम की मदद से कर सकते हैं। अगर सेलेक्टेड कॉलम पे आपको कंडीशन लगानी है तो आप वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे, और कंडीशंस को अगर आपको ज्वाइन करना है, मतलब एक से ज़्यादा कंडीशंस लगानी है, तो आप एंड कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे आप और लिखते, अगर यहाँ पे हम इस क्वेरी को चेंज करते हैं और एक नई क्वेरी लिखते हैं जिसमें यहाँ पे हमने लिखा और। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि हमें उन सारी फैकल्टी मेंबर्स के नेम्स, उनके डिपार्टमेंट नेम्स और सैलरी चाहिए जो या तो कंप्यूटर साइंस में हो या फिर उनकी सैलरी 30,000 से ग्रेटर हो। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो रही है तो भी हमें आउटपुट में उन सारी फैकल्टी मेंबर्स की डिटेल्स चाहिए। तो जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे अकीरा, बंदिता आए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी भले ही 30,000 से कम है या 30,000 के बराबर है, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस में बिलोंग करते हैं। चेतना तो ऑलरेडी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि उसकी सैलरी भी 30,000 से ज़्यादा है और वो कंप्यूटर साइंस में है। अब इसके बाद 4 और फैकल्टी मेंबर्स आए हैं जिनकी सैलरी तो 30,000 से ग्रेटर है, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में नहीं है। क्योंकि हमने और कंडीशन लगाई थी, इसलिए हमारे पास अब रिजल्ट डिफरेंट आया है। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो वो फैकल्टी मेंबर्स भी इंक्लूड होंगे, दोनों कंडीशन ट्रू हो तो भी वो फैकल्टी मेंबर इंक्लूड होंगे और के केस में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस पे। एग्रीगेट का मतलब होता है कि एक समरी स्टैटिस्टिक आप कैलकुलेट कर रहे हैं। समरी स्टैटिस्टिक मतलब जैसे सपोज सारे फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उनकी सैलरीज का सम कैलकुलेट करना चाहती है यूनिवर्सिटी कितना स्पेंड कर रही है फैकल्टी मेंबर्स की सैलरी पे। तो उस केस में हम लिखेंगे जिस भी एट्रीब्यूट पे, यानी जिस भी टेबल के कॉलम पे हम एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाहते हैं वो हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट्स के बाहर हम एग्रीगेट फंक्शन लिखेंगे। एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? जैसे सम, एवरेज, काउंट हो गया, मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया, काउंट स्टार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं सारी फैकल्टी मेंबर्स की सैलरी का, जो कि हमें फैकल्टी टेबल से मिलेगा। ओके, तो जब इस क्वेरी को मैंने सेलेक्ट करके रन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में कॉलम का नाम, यानी रिजल्ट में नाम लिखा आया है सम ब्रैकेट सैलरी। ये वही नाम है जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट के बाद दिया था, और इसका सम ऑफ सैलरी आया है 4,10,000, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करते हैं।
दूसरा एग्रीगेट फंक्शन है एवरेज। अगर हम सैलरीज का सम की जगह एवरेज सैलरी क्या है यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर्स की वो पता करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले तो सेलेक्ट, कि हमें सेलेक्ट क्या करना है, हमें एवरेज ऑफ सैलरी सेलेक्ट करनी है। कौन सी टेबल से? फ्रॉम फैकल्टी टेबल से। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करी इस एसक्यूएल कमांड को, रन किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज ऑफ सैलरी लिखा आ रहा है, जहाँ पे एवरेज कंप्यूट करके एसक्यूएल ने आपको दे दी है। इसी तरीके से दूसरे एग्रीगेट फंक्शंस हैं मैक्सिमम और मिनिमम। अगर सपोज आप चाहते हैं ये पता लगाना कि किसी भी कोर्स के मैक्सिमम क्रेडिट्स कितने हैं और मिनिमम क्रेडिट्स कितने हैं, मतलब जितने भी कोर्सेज रन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में उसमें कौन सा ऐसा कोर्स है जो कि मैक्सिमम क्रेडिट का है और मैक्सिमम क्रेडिट कितने हैं, यानी कितने मैक्सिमम क्रेडिट का कोर्स यूनिवर्सिटी रन कर रही है और मिनिमम क्रेडिट कितने हैं किसी भी कोर्स के। तो हमने लिखा सेलेक्ट मैक्स। किसका मैक्स कैलकुलेट करना है? क्रेडिट्स वाले कॉलम का। कहाँ पे प्रेजेंट है क्रेडिट्स वाला कॉलम? कोर्स वाली टेबल में। सिमिलरली मिन हमें किसका कैलकुलेट करना है? क्रेडिट्स वाले कॉलम का। कहाँ प्रेजेंट है क्रेडिट्स वाला कॉलम? कोर्स में। तो यहाँ पे हमने दो एग्रीगेट फंक्शंस एक साथ अप्लाई करे हैं। इस क्वेरी को जब हम रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में दो कॉलम्स आएंगे। जिस ऑर्डर में आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट में कॉलम लिखे हैं उसी ऑर्डर में आउटपुट में आएंगे और जो नाम लिखा है वही नाम यहाँ पे आएगा। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। वीडियो में आगे बने रहिए, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी एज क्लॉज यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है कि मैक्सिमम क्रेडिट कितने हैं? 4 क्रेडिट का कोर्स यूनिवर्सिटी रन कर रही है और मिनिमम 2 क्रेडिट का कोर्स यूनिवर्सिटी रन कर रही है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा एग्रीगेट फंक्शन जो हमें पढ़ना है वो है काउंट। काउंट करता है, काउंट का मतलब होता है कि काउंट करना कि कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है या कितनी रोज प्रेजेंट है। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट वाली टेबल में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल हमारे पास यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड, तो हम क्या करेंगे? काउंट और ब्रैकेट में स्टार लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आप स्टूडेंट नेम भी लिख सकते थे, स्टूडेंट रोल नंबर भी लिख सकते थे, और अगर आपको टेबल की सारी रोज को ही काउंट करना है तो एक तरीका है कि राउंड ब्रैकेट्स में स्टार लिखना। अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को लिखना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। उस पर अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हैं तो आगे वेयर क्लॉज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ काउंट करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट वाली टेबल में कितनी रोज प्रेजेंट है, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड। तो इस क्वेरी को मैंने सेलेक्ट किया, रन किया और आपको यहाँ पे शो हो गया है कि हमारे पास 7 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। एक बार देख लेते हैं कि क्या ये रिजल्ट सही आया है या नहीं। तो उसके लिए मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, यानी मुझे सारे कॉलम्स दे दो स्टूडेंट्स वाली टेबल में से। इसे रन किया तो आप देख सकते हैं ओके यहाँ पे स्टूडेंट है टेबल का नाम, ना कि स्टूडेंट्स। तो आपको टेबल के नेम्स में ध्यान रखना है, कॉलम के नेम्स में ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपने जैसे देखा S1 से S7 7 यूनिक स्टूडेंट्स हैं, जो कि यहाँ पे करेक्ट हमारा काउंट आया था काउंट स्टार की मदद से 7 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये थे एग्रीगेट फंक्शंस। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एक स्पेशल क्लॉज पे जिसे हम डिस्टिंक्ट क्लॉज कहते हैं। ओके, तो एक क्वेरी रन करते हैं जिसमें हम स्टूडेंट टेबल को यूज़ कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि टोटल क्रेडिट्स कितने हैं, यानी हमारे पास जो अलग अलग स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स कितने कितने टोटल क्रेडिट्स यूनिवर्सिटी से गेन करना चाहते हैं, या उनको प्रोग्राम में टोटल कितने क्रेडिट्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक बार यहाँ पे स्टूडेंट टेबल को ही डिस्प्ले कराना चाहती हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक बार स्टूडेंट टेबल को पूरा डिस्प्ले कराया है, इसे सेलेक्ट किया, रन किया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 7 स्टूडेंट्स हैं। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में एनरोल्ड हैं और उनके रिस्पेक्टिव क्रेडिट्स हैं, यानी कंप्यूटर साइंस में जो स्टूडेंट एनरोल्ड है उसे 120 क्रेडिट पूरे करने हैं अपनी डिग्री के। ऐसे ही जो ह्यूमैनिटीज़ में एनरोल्ड है उसे 160 क्रेडिट पूरे करने हैं और मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट को 80 क्रेडिट्स पूरे करने हैं।
अब अगर मैं ये क्रेडिट्स डिस्प्ले कराती हूँ कुछ इस तरीके से, सेलेक्ट टोटल क्रेडिट्स, जो कि मेरे कॉलम का नाम है, कौन सी टेबल से, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से। इस क्वेरी को जब मैं रन करती हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी 7 स्टूडेंट्स थे उनके इंडिविजुअल टोटल क्रेडिट्स लिख के आ गए हैं कि पहले 3 जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे 120 क्रेडिट्स के कोर्स प्रोग्राम्स में वो रन कर रहे हैं, फिर 2 वैल्यूज़ हैं 160 की, फिर 80 की जो मैनेजमेंट के 2 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं ये इस तरीके से रिजल्ट नहीं चाहती, मैं रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं चाहती अपनी टेबल में, तो हम क्या करेंगे, हम रिपीटेड वैल्यूज़ को अवॉइड करने के लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जो कि हमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ देगा आउटपुट में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैंने इस क्वेरी को रन किया तो यूनिक वैल्यूज़ कितनी थी, 3 ही थी, 120, 160 और 80, है ना। 120, 160 और 80 ये तीनों ही वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम सेलेक्ट के बाद लिखते हैं और कॉलम नेम जिस पे हमें अप्लाई करना है उससे पहले लिखते हैं। अब अगर आप डिस्टिंक्ट यूज़ कर रहे हैं तो डिस्टिंक्ट का ऑपोजिट क्या होता है, ऑल। ऑल, अगर आप ऑल उसी के बराबर है जब आपने कोई कीवर्ड नहीं लिखा था, मतलब चाहे आप ये क्वेरी लिखें सेलेक्ट टोटल क्रेडिट्स फ्रॉम स्टूडेंट, या फिर आप लिखें सेलेक्ट ऑल टोटल क्रेडिट्स फ्रॉम स्टूडेंट, दोनों का ही आउटपुट सेम आएगा। तो डिस्टिंक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यूनिक वैल्यूज़ आएंगी, अगर आप ऑल यूज़ कर रहे हैं या दोनों में से, ऑल या डिस्टिंक्ट में से कोई भी यूज़ नहीं कर रहे, तो रिपीटेड वैल्यूज़ भी अलाउड है आउटपुट में, ठीक है। अब सपोज आप काउंट करना चाहते हैं, जैसे हमने देखा कि डिस्टिंक्ट क्रेडिट्स कितने हैं, 3 क्रेडिट्स हैं, 1 2 3, यहाँ पे तो हम बहुत आसानी से काउंट कर पा रहे हैं। बट जब हमारी टेबल में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं और हम काउंट करना चाहते हैं कि एक्चुअली कितने यूनिक टोटल क्रेडिट्स की वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं जो टोटल क्रेडिट्स के कॉलम में एग्जिस्ट करती हैं, तो आप क्या करेंगे, काउंट डिस्टिंक्ट टोटल क्रेडिट्स। अगर आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं लिखेंगे, देखिए अगर मैंने सिर्फ लिखा सेलेक्ट काउंट टोटल क्रेडिट्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसका आउटपुट आएगा 7, क्योंकि कितनी वैल्यूज़ हैं टोटल क्रेडिट्स वाले कॉलम में, 7 वैल्यूज़ हैं 7 स्टूडेंट्स के लिए, उसमें रिपीटेड वैल्यूज़ भी हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा डिस्टिंक्ट तो इसका आउटपुट आएगा कि 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, और वो वैल्यूज़ क्या हैं आप देख सकते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट टोटल क्रेडिट्स वाली क्वेरी से, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम यूनिक वैल्यूज़ को अपने रिजल्ट में शो करने के लिए यूज़ करते हैं। डिस्टिंक्ट का ऑपोजिट होता है ऑल, और चाहे लिखें या ना लिखें वो एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे। तो एसक्यूएल हमें अलाउ करता है कॉलम्स पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई करना और अपडेटेड वैल्यूज़ को कॉलम्स की तरह रिजल्ट में शो करना। मतलब क्या है, देखो सपोज हमें कोर्स वाली टेबल में से कोर्स नेम को डिस्प्ले कराना है, क्रेडिट्स को डिस्प्ले कराना है, और हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं एक एडिशनल कॉलम जिसमें एग्जिस्टिंग क्रेडिट्स में 1 ऐड होके हमें वैल्यू दिख जाए। तो अगर मैं इस क्वेरी को रन करूं तो आपके पास कितने कॉलम्स आएंगे, 3 कॉलम, क्योंकि सेलेक्ट के सामने हमने 3 नाम लिखे हैं, कोर्स नेम, क्रेडिट्स और क्रेडिट्स प्लस 1। तो इसमें क्या आउटपुट आएगा, सबसे पहले कोर्स नेम आ गए यहाँ पे, है ना, फिर आपके क्रेडिट्स आ गए, फिर आपके क्रेडिट्स प्लस 1 का एक कॉलम बन गया, यानी जो क्रेडिट वाली वैल्यू थी उसमें जब आपने 1 ऐड करा है तो एक नया कॉलम और उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गई हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज, न्यूमेरिक कॉलम्स पे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपका प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब आता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बोला था कि अगर आप देखिए यहाँ पे आउटपुट में लास्ट कॉलम किस नाम से आ रहा है, क्रेडिट्स प्लस 1। अगर आप क्रेडिट्स प्लस 1 की जगह इसे एक नया नाम देना चाहते हैं, सपोज न्यू क्रेडिट्स, तो आप क्या कीवर्ड यूज करेंगे, एज कीवर्ड। तो जब आप अपने एग्जिस्टिंग कॉलम को एक नया नाम देना चाहते हैं, अब वो कॉलम हो सकता है क्रेडिट्स ही कॉलम हो जो एग्जिस्टिंग टेबल में हो, फिर भी आप उसे रिजल्ट में किसी और नाम से शो करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है एक नया कॉलम हो जिसे आप एक नाम देना चाहते हैं। तो उस केस में आप एज कीवर्ड का यूज करेंगे, और एज के बाद आप उस कॉलम का नया नेम, जो नया नेम टेबल में चेंज नहीं होगा, जो आप रिजल्ट में देना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। तो इस क्वेरी को जब हम रन करेंगे, यहाँ पे
आउटपुट में 3 कॉलम्स आएंगे। पहला होगा कोर्स नेम के नाम से, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट होगा क्रेडिट्स के नाम से, जो सेकंड कॉलम है। और जो थर्ड कॉलम है जिसकी वैल्यूज होंगी क्रेडिट्स +1, उस कॉलम का रिजल्ट में नाम दिया जाएगा न्यू क्रेडिट्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं एसक्यूएल में। अगर सपोज आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर अप्लाई करना है या एक से ज़्यादा ऑपरेटर अप्लाई करना है तो वो भी अलाउ करता है आपको एसक्यूएल। सपोज जो एग्जिस्टिंग सैलरी का कॉलम है उसे आप रिजल्ट में या आउटपुट में करंट सैलरी के नाम से शो करना चाहते हैं, और एक और कॉलम आप रिजल्ट में देखना चाहते हैं इंक्रीज्ड सैलरी। और इंक्रीज्ड सैलरी कैसे कंप्यूट हो रही है, उसकी क्या वैल्यूज होंगी, एग्जिस्टिंग सैलरी में ऐड कर दो, यानी प्लस कर दो 10% ऑफ द एग्जिस्टिंग सैलरी। मतलब अगर हर एम्प्लॉय, हर फैकल्टी मेंबर को हम 10% सैलरी इंक्रीमेंट दे दे तो उनकी करंट सैलरी तो पहले एग्जिस्टिंग सैलरी ही शो करेगा, लेकिन इंक्रीज्ड सैलरी इंक्रीमेंट करने के बाद नई वैल्यूज को शो करेगा। तो इस क्वेरी में हमने एज कीवर्ड का यूज करा है। एक एग्जिस्टिंग कॉलम पे सैलरी वाला कॉलम फैकल्टी टेबल में सैलरी के नाम से प्रेजेंट था, लेकिन रिजल्ट में हम उसे करंट सैलरी के नाम से शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब मैंने इस क्वेरी को रन किया तो एग्जिस्टिंग सैलरीज की वैल्यूज तो टेबल से आई हैं, लेकिन आउटपुट में इसका कॉलम हेडर करंट सैलरी आया है, जो कि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था। अब दूसरा कॉलम क्या आया है रिजल्ट में, इंक्रीज्ड सैलरी के नाम से आया है, और उसकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट हुई है, एग्जिस्टिंग सैलरी की वैल्यू प्लस 0.1 इंटू द एग्जिस्टिंग सैलरी, यानी एग्जिस्टिंग सैलरी में 10% अगर आप ऐड कर दो तो इंक्रीज सैलरी की वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट होके दिख जाएंगी। तो ये थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि आप एसक्यूएल में यूज कर सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यूज या न्यूमेरिक वैल्यूज वाले कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है बिटवीन कीवर्ड। सपोज आप उन सारे फैकल्टी मेंबर्स के नाम डिस्प्ले कराना चाहते हो जिनकी सैलरी एक पर्टिकुलर रेंज में है, यानी सारे फैकल्टी मेंबर्स के नाम जिनकी सैलरी 30,000 एंड 40,000 के बीच में है, तो आप बिटवीन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए आपको कौन से कॉलम्स को डिस्प्ले कराना है, फैकल्टी नेम और सैलरी को। कौन सी टेबल से डिस्प्ले कराना है, फैकल्टी टेबल से। तो सेलेक्ट के सामने आ जाएगा वो दोनों कॉलम्स जिसको आपको डिस्प्ले कराना है। फ्रॉम में आ जाएगा उस टेबल का नाम जो आप जिससे आप कॉलम्स को रिट्रीव करना चाहते हैं, और कौन से फैकल्टी नेम्स और सैलरी आप शो करना चाहते हैं ये हम कंडीशन लगा रहे हैं। तो कंडीशन हमारी क्या है, उन्हीं फैकल्टी मेंबर्स का नाम और सैलरी डिस्प्ले करो जिनकी सैलरी इन बिटवीन है 30,000 और 40,000 के। तो यहाँ पे दो कीवर्ड्स यूज हुए हैं, बिटवीन और एंड। ठीक है, तो अब इसे हम रन करते हैं क्वेरी को, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा बंदिता, चेतना, फलक और गायत्री। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, फैकल्टी टेबल के सारे फैकल्टी मेंबर्स को आप डिस्प्ले कराइए और देखिए कि क्या रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं। ओके, अब यही बिटवीन वाला जो ऑपरेशन है, अगर आप बिटवीन कीवर्ड नहीं यूज करना चाहते तो आप रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो आप बिटवीन वाली कंडीशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है, यहाँ पे आपने वही कॉलम नेम्स लिखे, सेलेक्ट फैकल्टी नेम कॉमा सैलरी, कौन सी टेबल से, फ्रॉम फैकल्टी टेबल। अब वेयर में कंडीशन आ गई, दो कंडीशन का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे सैलरी 30,000 से ज़्यादा है और साथ में सैलरी 40,000 से कम है, उन्हीं फैकल्टी मेंबर्स का नाम और सैलरी डिस्प्ले करो। तो आपने इसका आउटपुट देखा, ये फर्स्ट क्वेरी का आउटपुट था। अब सेकंड क्वेरी का आउटपुट देखते हैं, इसे रन करा और ये वाला आउटपुट भी सेम ही आ रहा है। देखिए जब हमने इसे रन किया, पहली क्वेरी को जब हमने रन किया था तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ रही थी, जिसमें एक वैल्यू बंदिता थी जो कि जिसकी सैलरी 30,000 के बराबर है। अब बिटवीन में जो वैल्यू हमने लिखी है उसके बराबर वैल्यूज़ भी रिजल्ट में इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि बिटवीन जैसा ही रिजल्ट मिले तो हम यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने इस क्वेरी को दोबारा से रन किया इक्वल टू साइन लगा के, और हमारे पास एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आ रहा है। वो सारे फैकल्टी मेंबर्स के नेम्स और सैलरी आ गए हैं जो 30,000 है या फिर 40,000 है या फिर 30 और 40,000 के बीच में है। ओके, ऑलराइट। अब जब आप बिटवीन कीवर्ड यूज करके कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उसके साथ साथ आप और कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको उन सारी फैकल्टी मेंबर्स के नेम्स चाहिए जिनकी सैलरी 30,000 और 40,000 के बिटवीन तो है, लेकिन वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस में बिलोंग करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे फैकल्टी टेबल डिस्प्ले करा ही देती हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी, मैंने इस क्वेरी को रन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल फैकल्टी मेंबर्स आए हैं आउटपुट में। इसको अगर मैंने एक्सपैंड किया, ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल फैकल्टी मेंबर्स आए हैं। हमें क्या कंडीशन चाहिए कि सैलरी 30,000 और 40,000 के बीच में होनी चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे फैकल्टी मेंबर्स हैं? एक है बंदिता, सैलरी 30,000, 35,000 2, 3, 4 हमारे पास लोग हैं, लेकिन इन चारों में से कंप्यूटर साइंस से कितने हैं? वंदिता कंप्यूटर साइंस से है, राइट। चेतना कंप्यूटर साइंस से है, राइट। लेकिन फलक और गायत्री कंप्यूटर साइंस से नहीं है। तो जब हमने एक और कंडीशन अप्लाई करके रन करी अपनी एसक्यूएल क्वेरी, तो आउटपुट अब कम आएगा, रिड्यूस्ड आएगा, क्योंकि अब दो ही ऐसे लोग हैं जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके मुझे आउटपुट में मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि अगर मैं इस कीवर्ड को और कर दूं तो क्या आउटपुट होगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एसक्यूएल क्लॉज पे, जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ऑर्डर बाय, जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, अगर हमें रिजल्ट को यानी एसक्यूएल क्वेरी के आउटपुट को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना है, किसी स्पेसिफिक कॉलम के ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं। सपोज हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट नेम और बजट है, हमें उन्हें डिस्प्ले कराना है, लेकिन हमें बजट के बेसिस पे ऑर्डरिंग करनी है, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बजट के बेसिस पे ऑर्डरिंग हो जाए। तो पहले एक काम करते हैं, इस क्वेरी को कॉपी करते हैं और बिना ऑर्डर बाय लिखे देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, और फिर देखेंगे कि ऑर्डर बाय लिखने से क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, रन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम्स आ गए हैं। 4 डिपार्टमेंट थे, चारों के नाम आ गए हैं और चारों के कॉरस्पॉन्डिंग बजट आ गए हैं। बट ये रिजल्ट किस ऑर्डर में है? ये उसी ऑर्डर में, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो बजट के बेसिस पे ये अरेंज्ड नहीं है। ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि बजट के बेसिस पे ये अरेंज हो जाए तो हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करेंगे। ऑर्डर बाय क्लॉज फ्रॉम के बाद लिखा जाता है, या फिर अगर बीच में वेयर कंडीशन है तो उसके बाद लिखा जाएगा लास्ट में। ऑर्डर बाय के बाद वो कॉलम लिखा जाएगा जिसके बेसिस पे हम अरेंज करना चाहते हैं। देखिए, आप डिपार्टमेंट नेम के बेसिस पे भी अरेंज कर सकते हैं अल्फाबेटिकली, या फिर आप बजट के बेसिस पे अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बजट के बेसिस पे अरेंज करूँ, एसक्यूएल क्वेरी को रन करूँ, तो आप आउटपुट में चेंज देखोगे। बजट अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है और डिपार्टमेंट नेम उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गए हैं। अब डिपार्टमेंट नेम के अकॉर्डिंग या अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग नहीं है आउटपुट। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, जब ऑर्डर बाय में आप सिर्फ कॉलम नेम लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट उस कॉलम के असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज आएंगी। अगर वो एक न्यूमेरिक कॉलम है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर न्यूमेरिकली में वैल्यू आएंगी। अगर वो एक टेक्सचुअल कॉलम है तो फिर अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी A to Z के ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा डेटा। ठीक है। अब सपोज मुझे बजट के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ऑर्डर बाय बजट आप लिखें या फिर ऑर्डर बाय बजट के सामने असेंडिंग लिखें। असेंडिंग के लिए शॉर्टकट होता है ASC। तो चाहे आप दोनों में से किसी भी तरीके से लिखिए, आउटपुट सेम ही आएगा। तो क्योंकि असेंडिंग लिखना या ना लिखना सेम ही आउटपुट देता है, तो हम जनरली ASC कीवर्ड अवॉइड कर देते हैं। लेकिन अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो हमें
अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अपना रिजल्ट चाहते हैं तो हम कीवर्ड ज़रूर लिखेंगे DESC। इस केस में हमने क्वेरी वही सेम लिखी है, बस ऑर्डर बाय में जिस कॉलम के बेसिस पे हमें ऑर्डरिंग करनी है उसके सामने हमने कीवर्ड लिखा है DESC, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बजट में अब अरेंज करो। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेरी को सिलेक्ट किया और रन किया, तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट बजट वाला पहले डिपार्टमेंट आ गया है, फिर एक एक करके बजट कम होता गया और अरेंज उसी तरीके से आउटपुट हुआ है। ठीक है, ओके। तो अब सपोज आप अल्फाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं रिजल्ट, वो भी करके देख लेते हैं। कभी आपको लगे कि अल्फाबेटिकली होगा या नहीं, मैम ऐसे ही बोले जा रही हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट नेम के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, इसे रन किया। तो अब देखिए सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट मतलब A to Z में सबसे बाद में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, आउट ऑफ C, H और M आएगा, फिर उससे पहले H आता है, फिर C आता है। अब C में भी एक ट्रिक है, देखो C तो दोनों सेम है, उसके बाद O और H कंपेयर किया जाएगा कंप्यूटर और केमिस्ट्री का, क्योंकि O बाद में आता है और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले कंप्यूटर साइंस थर्ड रो में आया है, फिर केमिस्ट्री आया है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये था हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज एसक्यूएल क्वेरी में। अब चलते हैं ऑर्डर बाय के ही भाई पे, ग्रुप बाय पे। तो ग्रुप बाय बेसिकली क्या करता है कि अगर आपको एसक्यूएल क्वेरी के रिजल्ट को ग्रुप्स में डिवाइड करना है, जैसे कि ग्रुप्स कैसे हो सकते हैं, जैसे क्लास में 2 ग्रुप्स जनरली होते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, फैकल्टी मेंबर में 2 ग्रुप्स ऐसे बन सकते हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, या फिर अगर आप एक और ग्रुप बनाना चाहें जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, या फिर सीनियर प्रोफेसर्स, तो 4 ग्रुप्स बन गए। तो ऐसे जब आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ग्रुप हो जाए, है ना, तब आप ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं। देखिए मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। सपोज आप डिपार्टमेंट नेम को डिस्प्ले कराना चाहते हैं और आप हर डिपार्टमेंट में ये देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको आउटपुट में कौन से वैल्यूज डिस्प्ले करानी है, हर डिपार्टमेंट नेम के सामने उस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट का काउंट डिस्प्ले कराना है। तो सेलेक्ट आपने किया डिपार्टमेंट नेम, उसके बाद आपने क्या लिखा, काउंट स्टार। काउंट स्टार क्या करता था, बैक करके भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ, काउंट स्टार टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करेगा। लेकिन हमें पूरी टेबल की सारी रोज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी हर डिपार्टमेंट वाइज स्टूडेंट का काउंट हमें चाहिए। तो उस केस में हम ग्रुप बाय यूज करेंगे कि डिपार्टमेंट नेम के बेसिस पे ग्रुप करो और फिर काउंट करो कि हर डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने ये क्वेरी को रन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में 3 स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज में 2 स्टूडेंट्स हैं और मैनेजमेंट में भी 2 स्टूडेंट्स हैं। ओके, अब सपोज आपको ग्रुप बाय पे भी कंडीशन लगानी है, जैसे कि यहाँ पे आउटपुट में आपको दिख रहा है कि कंप्यूटर साइंस में 3 स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज और मैनेजमेंट में 2-2 स्टूडेंट हैं। अगर आपको सिर्फ वही डिपार्टमेंट्स शो करने हैं, उन्हीं डिपार्टमेंट का नेम और उन्हीं के स्टूडेंट काउंट शो करने हैं जिनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 से कम है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ग्रुपिंग पे अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हैं तो आप हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। जिस तरीके से सेलेक्ट फ्रेज पे या सेलेक्ट क्लॉज पे जब आप कंडीशन लगाना चाहते थे तो आपने वेयर का यूज किया था, उसी तरीके से जब आप ग्रुप बाय पे कंडीशन लगाना चाहते हैं तो आप हैविंग क्लॉज का यूज करेंगे। तो अब क्या आ जाएगा, आउटपुट पहले जैसा ही आएगा, लेकिन सिर्फ जो ग्रुप्स ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, यानी जिन जिन ग्रुप्स में काउंट ऑफ स्टूडेंट्स 3 से कम है, वही ग्रुप्स डिस्प्ले होंगे। तो इस क्वेरी को रन करने पे हमें ये आउटपुट मिला है, सिर्फ वही 2 डिपार्टमेंट्स आए हैं, ह्यूमैनिटीज और मैनेजमेंट, जिसमें 3 से कम स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो ये था आपका ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं इन और नॉट इन पे। देखिए इन और नॉट इन का फंक्शन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर कॉलम तभी डिस्प्ले हो जब वो किसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है और वो कंडीशन आप जो स्पेसिफाई कर रहे हैं उन वैल्यूज से चेक होनी चाहिए। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया शायद, तो मैं एक बार स्पेसिफाई कर देती हूँ कि मेरा कहने का क्या मतलब है।
अगर आप फैकल्टी आईडी और फैकल्टी नेम को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, कौन सी टेबल से? फैकल्टी टेबल से। अब इन दो कॉलम्स को आप सारी फैकल्टी मेंबर्स का आईडी और नेम नहीं डिस्प्ले कराना चाहते, आप सिर्फ उन फैकल्टी मेंबर्स का आईडी और नेम डिस्प्ले कराना चाहते हैं जो ह्यूमैनिटीज या फिर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है। तो इस केस में या तो आप इस तरीके से क्वेरी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको और क्लॉज की मदद से बताया था। आप इस तरीके से लिखिए, वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू ह्यूमैनिटीज और डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू केमिस्ट्री। मैंने आपको पहले ही बताया कि एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, तो यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आउटपुट हम देखते हैं कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और ह्यूमैनिटीज़ में जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, एक बार इंसर्ट में हम देख लेते हैं कि फैकल्टी मेंबर्स कौन कौन से थे। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हमारे पास दो फैकल्टी मेंबर्स हैं, इनाया और जनीशा, और ह्यूमैनिटीज़ में हमारे पास दो फैकल्टी मेंबर्स हैं, दित्या और फलक। इन और नॉट इन क्या करता है? इन अगर हमने लिखा कि डिपार्टमेंट नेम अगर ह्यूमैनिटीज़ हैं तो उनके फैकल्टी आईडी और फैकल्टी नेम डिस्प्ले करा दो, या फिर डिपार्टमेंट नेम केमिस्ट्री है तो उनको भी रिजल्ट में इंक्लूड कर दो। तो यहाँ पे ये 4 नाम आ गए। अब इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये है, देखिए ये बहुत ही बड़ी क्वेरी हो जाएगी अगर इसमें और कंडीशंस या और डिपार्टमेंट्स आप ऐड करना चाहें। इसमें फिर से आपको और लिखना पड़ेगा, फिर से डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू लिखना पड़ेगा। इसको लिखने का थोड़ा सा कंसाइज तरीका है इन ऑपरेटर यूज करना, काम वही करेगा। अब हमने क्या कहा कि फैकल्टी आईडी और फैकल्टी नेम डिस्प्ले कराओ फैकल्टी वाली टेबल से जहां पे डिपार्टमेंट नेम इन इस पूरी लिस्ट में से कोई भी एक है, यानी या तो ह्यूमैनिटीज़ का डिपार्टमेंट नेम है उस फैकल्टी का, या फिर वो फैकल्टी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ा रही है। तो अब जब इस क्वेरी को मैं रन करूंगी सेम ही आउटपुट आएगा, वही 4 फैकल्टी मेंबर्स आएंगे। ठीक है, तो अब अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को एक्सक्लूड करके रिजल्ट शो करें, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं सारी उन फैकल्टी मेंबर्स का आईडी और नेम डिस्प्ले हो जो कि ह्यूमैनिटीज़ और केमिस्ट्री में नहीं है, उनके अलावा बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके सारी फैकल्टी की डिटेल्स आ जानी चाहिए। तो इस केस में आप क्या करते हैं? इस केस में आप यहाँ पे नॉट इन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो नॉट इन क्या करेगा, जो फैकल्टी मेंबर्स ह्यूमैनिटीज़ और केमिस्ट्री में नहीं है इन 2 डिपार्टमेंट्स के अलावा सारी फैकल्टी मेंबर्स के नेम शो करेगा। तो इस क्वेरी का जो आउटपुट होगा उसमें ये 4 नाम नहीं आने चाहिए। और जैसे कि आप आउटपुट में भी देखेंगे बाकी सारी फैकल्टी मेंबर्स के नेम यहाँ पे शो हो रहे हैं। अकीरा, बंदिता, चेतना, गायत्री और हीरा, ये 5 नाम हैं जो कि पिछले वाले आउटपुट में नहीं थे। पिछले वाले आउटपुट में सिर्फ हमने ह्यूमैनिटीज़ या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की फैकल्टी मेंबर्स शो कराई थी, और नॉट इन ऑपरेटर की मदद से हमने वो सारे फैकल्टी मेंबर्स के नेम्स शो कराए हैं जो कि ह्यूमैनिटीज़ और केमिस्ट्री में नहीं है। तो ये है इन और नॉट इन ऑपरेटर। नेक्स्ट हम आते हैं एसक्यूएल क्वेरीज पे जिसमें हम पैटर्न चेकिंग करते हैं। ओके, तो पैटर्न चेकिंग का क्या मतलब है कि कई बार हम ऐसी कंडीशंस के बेसिस पे आउटपुट शो करना चाहते हैं जिनमें किसी एक पैटर्न को फॉलो करती हुई वैल्यूज़ हों। फॉर एग्जांपल हम उन सारे डिपार्टमेंट्स के नेम शो करना चाहते हैं डिपार्टमेंट टेबल से जिनके डिपार्टमेंट नेम सी कैरेक्टर से शुरू होते हैं। इसका क्या मतलब है कि डिपार्टमेंट नेम कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, सी से वो स्टार्ट होना चाहिए, और परसेंटेज का मतलब है कि सी कैरेक्टर के बाद उसके बाद कोई भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं या हो सकता है कोई कैरेक्टर ना भी आए। तो जब आपको कोई पैटर्न मैच कराना होता है तो आप क्या करते हैं, आप वेयर कंडीशन का यूज़ करते हैं। जिस कॉलम पे वो कंडीशन या पैटर्न चेकिंग करनी है आप उस कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद आप लाइक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और फिर एक सिंगल या डबल कोट्स में आप अपना पैटर्न स्पेसिफाई करते हैं। पैटर्न कैसे स्पेसिफाई करेंगे?
परसेंटेज का मतलब है कि कोई एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अब वो एनी नंबर 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, और सी का यहाँ पे मतलब है कि सी कैरेक्टर से शुरू होना चाहिए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारे डिपार्टमेंट नेम्स डिस्प्ले हो जाएंगे जो सी कैरेक्टर से बिगिन हो रहे हैं, जो कि है केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। इसी तरीके से अगर फैकल्टी नेम्स हम डिस्प्ले, फैकल्टी मेंबर्स के नेम्स हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं फैकल्टी टेबल से, जहाँ पे फैकल्टी नेम्स में के अल्फ़ाबेट कहीं ना कहीं आता हो, तो हमने क्या लिखा है, के अल्फ़ाबेट के पहले एक या एक 0 या 0 से ज़्यादा कैरेक्टर्स आ सकते हैं, के अल्फ़ाबेट के बाद भी फैकल्टी नेम में 0 या 0 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स और कैरेक्टर्स आ सकते हैं, लेकिन के अल्फ़ाबेट उस फैकल्टी के नेम में होना चाहिए, तभी आप उस फैकल्टी का नाम डिस्प्ले कराएंगे। तो जब मैंने ये क्वेरी को रन किया, आप देख सकते हैं 2 नाम मेरे पास आए हैं, अकीरा और फलक। अकीरा में के पहले एक कैरेक्टर आ रहा है ए, और के बाद 3 कैरेक्टर्स आ रहे हैं IRA, और फलक में के से पहले 4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन के बाद कोई कैरेक्टर नहीं आ रहा। तो परसेंटेज का मतलब यही होता है 0 और मोर देन 0 कैरेक्टर्स, जिसके लिए हम लाइक कीवर्ड का यूज करते हैं। अब एक और तरीका, अगर देखो परसेंटेज आप तब यूज करोगे जब आपको नहीं पता कि कितने कैरेक्टर्स आगे पीछे आ सकते हैं। अगर आपको पता है या फिर आप बहुत स्पेसिफिक कंडीशन देना चाहते हो कि किसी कैरेक्टर या किसी नंबर के पहले या बाद में इतने ही कैरेक्टर्स आने चाहिए, तब आप क्या करोगे, लाइक कीवर्ड के सामने सिंगल या डबल कोट्स में अंडरस्कोर से सेपरेट करोगे। यहाँ पे मैंने अलग अलग अंडरस्कोर्स लिखे हैं, मैंने स्पेसेस से सेपरेट नहीं किया, अदरवाइज ये पैटर्न कैसे मैच होगा, अंडरस्कोर का मतलब है एक कैरेक्टर। तो यहाँ पे मैं क्या पैटर्न मैच कराऊंगी, अगर मैंने इस तरीके से लिखा है कि एक अंडरस्कोर यानी एक कैरेक्टर आए, फिर एक स्पेस आना चाहिए, फिर एक कैरेक्टर, फिर एक स्पेस, फिर एक कैरेक्टर, फिर एक स्पेस, फिर एक कैरेक्टर, फिर ए, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहती। यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर बिना स्पेसेस के लिखे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे उन सारे स्टूडेंट्स के नेम मिल जाएं स्टूडेंट टेबल में से जिनके नाम ए से एंड हो रहे हों, और जिनके नाम में 1 2 3 4 कैरेक्टर्स आ रहे हों लास्ट ए से पहले। ठीक है, लास्ट ए क्यों, क्योंकि ए के बाद मैंने ना कोई अंडरस्कोर लिखा है ना कोई परसेंटेज लिखा है, और ए से पहले एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर्स आने चाहिए, वो कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे, यहाँ पे मेरे पास 2 ऐसे स्टूडेंट के नेम्स आए हैं, जायरा और तान्या, कि ए पे एंड होते हैं और इनसे पहले 4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे और स्टूडेंट्स थे, अगर मैं आपको इंसर्ट टेबल में दिखाऊं स्टूडेंट नेम्स, तो यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट ये भी थी वंदिता, जिसका नाम ए पे एंड होता है, लेकिन ए से पहले कितने कैरेक्टर्स हैं, 6 कैरेक्टर्स हैं, जबकि मैंने क्या कंडीशन डाली है, 4 कैरेक्टर्स होने चाहिए, इसलिए वो आउटपुट में नहीं आई है। ठीक है, तो पैटर्न मैचिंग के केस में आप 2 तरीके से पैटर्न मैचिंग कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आप पैटर्न मैचिंग करें, आपको वेयर क्लॉज में ही कंडीशन लिखनी है, जिसमें आप जो कॉलम का नाम है जिस पे आप पैटर्न मैच करना चाह रहे हैं पहले वो लिखेंगे वेयर क्लॉज के बाद, फिर आप लाइक कीवर्ड लिखेंगे, और फिर सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशंस में आप अपनी पैटर्न को लिखेंगे जिससे मैच कराना चाहते हैं। अब पैटर्न में या तो आप परसेंटेज साइन यूज कर सकते हैं या अंडरस्कोर्स यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर अगर आप सपोज ए के बाद भी 1 या 1 से ज़्यादा अंडरस्कोर लिखते, तो इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट नेम ऐसा है जहाँ पे इस केस में सेकेंड लास्ट कैरेक्टर है ए, उन स्टूडेंट नेम्स को डिस्प्ले करो। अगर मैं इस क्वेरी को रन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक नल आउटपुट आया है, कोई वैल्यू ही नहीं आई, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है हमारी टेबल में इंसर्टेड जिसका सेकेंड लास्ट कैरेक्टर ए हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है यूनियन ऑपरेशन।
यूनियन का क्या मतलब है, जैसे और वाला हमारा केस था उसी तरीके से अगर हम चाहते हैं दो सेपरेट क्वेरीज का आउटपुट एक साथ एक टेबल में या एक ही आउटपुट की तरह आ जाए तो हम यूनियन वर्ड का यूज करते हैं। इसका मतलब है सपोज हमें मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट्स चाहिए और साथ में ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट्स चाहिए, तो अगर मैं सिर्फ ये क्वेरी लिखूंगी सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम इज मैनेजमेंट, यानी उन सारे स्टूडेंट्स के नेम को डिस्प्ले करो स्टूडेंट वाली टेबल में से जो मैनेजमेंट नाम के डिपार्टमेंट में प्रेजेंट है। इस क्वेरी को रन करके रिजल्ट आप देखेंगे 2 स्टूडेंट्स आए हैं, वंदिता और वानी। अब अगर मैं ये शो कराती हूँ कि स्टूडेंट नेम्स जो कि ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में प्रेजेंट हैं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तान्या एंड उषा। लेकिन अब मैं अगर चाहती हूँ कि मेरी जो आउटपुट आए वो इन दोनों क्वेरीज का यूनियन हो, यानी इन दोनों क्वेरीज का रिजल्ट कंबाइन होके एक ही आउटपुट की तरह आ जाए, तो आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट क्वेरी लिखेंगे राउंड ब्रैकेट्स में, फिर आप कीवर्ड लिखेंगे यूनियन और फिर उसके बाद दूसरी क्वेरी लिखेंगे राउंड ब्रैकेट्स में। तो जब आप ये यूनियन वाली क्वेरी को रन करेंगे आपको दिखेगा कि दोनों क्वेरीज का कंबाइंड आउटपुट आया है। पहले आ गए वो 2 स्टूडेंट्स वंदिता और वानी जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पार्ट थे, फिर तान्या और उषा जो ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के पार्ट थे। आपने जिस ऑर्डर में यूनियन की क्वेरीज लिखी है उसी ऑर्डर में आपका आउटपुट आएगा। इसी तरीके से इंटरसेक्शन नाम का एक कीवर्ड यूज होता है। इंटरसेक्शन क्या करता है, इंटरसेक्ट होना चाहिए आई थिंक, ओके, तो इंटरसेक्ट इज नॉट वर्किंग हियर। इंटरसेक्ट कीवर्ड बेसिकली जैसे मैथ से हमारे पास आता है, इंटरसेक्शन अगर आपको चाहिए तो उस केस में आप क्या करते हैं, दोनों क्वेरीज में जो कॉमन है वो आपको वहाँ पे शो किया जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंटरसेक्शन हम कैसे करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका एक्चुअल कीवर्ड और क्वेरी लिख के आपको एग्जांपल दूं, कमेंट सेक्शन में आंसर दूं, तो वो भी मुझे बताइए। आई विल डेफिनेटली गिव यू द करेक्ट क्वेरी और एग्जैक्ट आउटपुट। ठीक है, तो ये था हमारा यूनियन का कीवर्ड। यूनियन हमें 2 डिफरेंट क्वेरीज के रिजल्ट को, आउटपुट को एक साथ डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा अपडेट कीवर्ड। अपडेट कीवर्ड क्या करता है, सपोज हमारे टेबल को क्रिएट करते टाइम अगर हमने कुछ वैल्यूज लिखी हैं, कुछ कॉलम्स लगाए हैं जो कि अब हम चेंज करना चाहते हैं, अपनी टेबल को अपडेट करना चाहते हैं, मतलब वैल्यूज को स्पेसिफिकली अपडेट करने के लिए, चेंज या मॉडिफाई करने के लिए अपडेट कीवर्ड यूज किया जाता है। तो सपोज सबसे पहले हम स्टूडेंट की टेबल को डिस्प्ले कराते हैं कि उसमें एग्जिस्टिंग क्या क्या वैल्यूज़ है। एग्जिस्टिंग जो स्टूडेंट टेबल है उसमें हमारे पास अराउंड 7 स्टूडेंट्स हैं, जायरा, यामी, सुप्रिया, तान्या एंड सो ऑन। अब जो स्टूडेंट है यामी, उसकी सपोज हमने स्पेलिंग नेम गलत इंसर्ट कर दी टेबल में। इसकी स्पेलिंग नेम मतलब इसके नेम की स्पेलिंग YAMI हमने लिख दी, जबकि स्टूडेंट ने कंप्लेन करी कि YAAMI होना चाहिए। तो अब आप SQL क्वेरी की मदद से अपनी टेबल कैसे अपडेट करेंगे, यहाँ पे आप क्वेरी लिखेंगे अपडेट कीवर्ड को यूज करते हुए। कैसे लिखी जाएगी क्वेरी, सबसे पहले आप लिखेंगे अपडेट फॉलोड बाय टेबल नेम, मतलब कौन सी टेबल को आप अपडेट करना चाहते हैं, हम स्टूडेंट टेबल को अपडेट करना चाहते हैं। फिर स्टूडेंट टेबल में आप क्या अपडेट करना चाहते हैं, आप सेट करना चाहते हैं स्टूडेंट नेम कौन सी नई वैल्यू या YAAMI, मतलब अपडेट टेबल नेम, उसके बाद सेट कीवर्ड के बाद आप नई वैल्यू लिखेंगे। कौन से कॉलम की नई वैल्यू आप सेट करना चाहते हैं, स्टूडेंट नेम कॉलम की। लेकिन स्टूडेंट नेम तो बहुत सारी रोज में है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं, सातों के अपने अपने स्टूडेंट नेम्स हैं। तो कौन सी वाली रो में आप सेट करना चाहते हैं यामी, जहां पे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट नेम YAMI है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने स्टूडेंट टेबल को अपडेट किया, फिर आपने नई वैल्यू स्पेसिफाई करी कि स्टूडेंट नेम को सेट कर दो YAAMI, और कहाँ पे सेट कर दो, जहाँ पे एग्जिस्टिंगली नेम है YAMI। तो यहाँ पे आपने इस क्वेरी को रन किया तो आप देखेंगे
रन करने के बाद इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट देखने के लिए साइलेंटली ये अपडेट कर देता है टेबल को। आउटपुट देखने के लिए आपको दोबारा से स्टूडेंट टेबल को डिस्प्ले कराना होगा। तो स्टूडेंट टेबल के सारे कॉलम्स डिस्प्ले कराने के लिए सेलेक्ट स्टार वाली क्वेरी मैंने लिखी है। यहाँ पे अपडेट हो गया है यामी का नाम, जो YAMI था अब YAAMI हो गया। ठीक, ऑलराइट। अब सपोज आप स्टूडेंट टेबल को फिर से अपडेट करना चाहते हैं और इस बार आप किसी कंडीशन को नहीं लगाना चाहते, यानी आप सारे वैल्यूज, हर जो टोटल क्रेडिट्स वाला कॉलम है उसकी सारी रोज को आप अपडेट करना चाहते हैं। तो अपडेटेड नई वाली वैल्यू क्या है, सेट कर दो टोटल क्रेडिट्स वाले कॉलम को किस वैल्यू पे, टोटल क्रेडिट्स प्लस 10। मतलब स्टूडेंट टेबल में जो टोटल क्रेडिट्स वाला कॉलम है उसकी वैल्यू को हमें अपडेट करना है। और अपडेट करके क्या वैल्यू कर देनी है, जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है हर रो में उसमें 10 ऐड कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग वैल्यू है 120, 120, 120, यानी ये सारी इवन वैल्यूज हैं 120, 160 और 80। जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो आप देखोगे कि आउटपुट, अगेन साइलेंटली इसने अपडेट कर दिया है तो हम शो कराते हैं आउटपुट अपडेट हो गया है, मतलब टेबल ही अपडेट हो गई है। तो अपडेटेड आउटपुट आपको दिख रहा है, वैल्यूज आ गई हैं 130 ऐड हो गया है। पहले जो 120 था वो तीनों वैल्यूज अब 130 बन गई हैं। फिर उसके बाद जो पहले 160 था दोनों वैल्यूज 170 हो गई हैं और 80 वाली वैल्यूज 10 ऐड करके 90 हो गई हैं। तो ये है आपकी अपडेट कमांड। नेक्स्ट आते हैं हम जॉइंस पे। जॉइंस जनरली एक खतरनाक टॉपिक माना जाता है स्टूडेंट्स द्वारा, मतलब स्टूडेंट्स को डर लगता है इस टॉपिक से, पर बहुत ही सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाना चाहूँगी कि जॉइन क्या होता है। देखिए, कई बार आपको एक से ज़्यादा टेबल्स को मिला के आउटपुट या रिजल्ट कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो फैकल्टी टेबल है, फैकल्टी टेबल में आपके पास फैकल्टी का आईडी है, डिपार्टमेंट का नेम है, लेकिन आपको डिपार्टमेंट के बारे में अगर ये चाहिए कि वो डिपार्टमेंट कौन सी बिल्डिंग में रन कर रहा है, तो वो फैकल्टी वाली टेबल से आपको नहीं मिलेगा। आपको वो डिपार्टमेंट वाली टेबल से मिलेगा, जहाँ पे हर डिपार्टमेंट के लिए हमने उसका बिल्डिंग, उसकी बजट भी स्टोर कर रखी है। तो उस केस में जब हमें फैकल्टी वाली टेबल से भी कुछ डेटा चाहिए और उसके साथ साथ फैकल्टी किस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमें कुछ डेटा डिपार्टमेंट वाली टेबल से चाहिए, तो हम उन दो टेबल्स को ज्वाइन कर देते हैं। और ज्वाइन करने के बाद फिर दोनों टेबल्स के कॉलम्स एक टेम्परेरी टेबल में एक साथ आ जाते हैं और फिर उससे हम अपनी मर्जी के, अपनी पसंद के कॉलम्स रिट्रीव करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम करेंगे ये कैसे। हमें क्या करना है, फैकल्टी टेबल और डिपार्टमेंट की टेबल्स को ज्वाइन करना है, यानी एक टेम्परेरी टेबल ऐसी बनानी है जिसमें पहले सारे फैकल्टी टेबल के कॉलम्स आ जाए और उसके बाद डिपार्टमेंट टेबल्स के कॉलम आ जाए। लेकिन कॉलम्स इस तरीके से आने चाहिए, यानी जहाँ पे फैकल्टी टेबल में डिपार्टमेंट नेम मैच करता हो डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नेम के साथ। यानी अगर एक फैकल्टी मेंबर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ा रही है तो उसके रो के आगे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की ही इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, बजट और बिल्डिंग की। मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज़ और बाकी डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। तो दोनों टेबल्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ज्वाइन करने से पहले एक रो में वही तभी दो रोज आमने सामने या एक साथ आएंगी जब मैचिंग कंडीशन फुलफिल हो। मतलब फैकल्टी टेबल का जो डिपार्टमेंट नेम है वो मैच करना चाहिए डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नेम से, तभी एक जो नई आपकी टेबल बन रही है उसमें रोज ज्वाइन की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार मतलब सारे कॉलम्स शो करो कौन सी टेबल से, फैकल्टी टेबल को डिपार्टमेंट से ज्वाइन करने के बाद जो टेबल आ रही है उस टेबल से सारे कॉलम्स शो करो। लेकिन ज्वाइन हमें क्या करना है, किस कंडीशन के बेसिस पे करना है, जहाँ पे फैकल्टी का डिपार्टमेंट मैच कर रहा है और डिपार्टमेंट टेबल के डेप्थ नेम से। तो इस क्वेरी को जब मैंने रन किया
यहाँ पे आप देख सकते हैं फैकल्टी वाली टेबल में हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स थे। फैकल्टी आईडी था, फैकल्टी नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी था। ये चारों कॉलम्स आ गए। उसके बाद डिपार्टमेंट टेबल में हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स थे। डिपार्टमेंट नेम था, बिल्डिंग थी और बजट था। तो फिर इसके बाद ये तीनों कॉलम्स आ गए। लेकिन मैचिंग, जहाँ पे फैकल्टी का डिपार्टमेंट नेम सेम है डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नेम से, वही वाली एक कॉमन रो बनी है। अब इस क्वेरी में ध्यान दीजिए कि जो डिपार्टमेंट नेम वाला कॉलम है वो यहाँ भी आ रहा है और सेम वैल्यूज़ दूसरी टेबल के डिपार्टमेंट नेम वाले कॉलम की भी रिपीट हो रही हैं। तो ये एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस है जिसे हम नहीं यूज़ करना चाहते, मतलब हम नहीं चाहते ये डबल स्टोरेज लगे सेम ही वैल्यूज़ के लिए। तो उस केस में हम जॉइन की जगह नेचुरल जॉइन यूज़ करते हैं। सेम ही ऑपरेशन पे जब हम नेचुरल जॉइन लगाएंगे तो जो कॉमन कॉलम है वो सिर्फ एक ही बार अपीयर होगा। तो पहले डिपार्टमेंट नेम जो कॉमन कॉलम है वो यहाँ पे आ गया, फिर फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम आ गया, सैलरी आ गई, बिल्डिंग और बजट आ गया। तो दोनों टेबल्स को ज्वाइन करने के दो तरीके हैं। पहला तो हो गया आपने ज्वाइन लगाया जिसमें जो कॉमन कॉलम है वो 2 बार आएगा, या जितनी टेबल्स ज्वाइंड है उसमें जितनी बार वो रिपीट होगा उतनी बार आएगा। लेकिन अगर आप वो रिपीटेशन अवॉइड करना चाहते हैं तो आप नेचुरल ज्वाइन लगाते हैं ज्वाइन कीवर्ड की जगह। अब एक चीज आपने यहाँ पे देखी होगी, ये जो सेकंड क्वेरी है या जो नेचुरल जॉइन वाली क्वेरी थी उसमें मैंने कुछ चेंजेस करे हैं। फैकल्टी एज एफ और डिपार्टमेंट एज डी। इसका मतलब है अगर हम फैकल्टी टेबल को एक शॉर्ट नेम देना चाहते हैं एफ और डिपार्टमेंट टेबल को शॉर्ट नेम डी देना चाहते हैं, ताकि हम जब कंडीशन लिखें तो हमारी कंडीशन में हमें बार बार पूरा टेबल का नाम ना देना पड़े, तो हमने यहाँ पे एलियस नेम्स या एक शॉर्ट ऑल्टरनेटिव नेम्स दे दिए हैं टेबल को, जो सेम ही काम करेंगे। चाहे आप यहाँ पे पूरा फैकल्टी टेबल का नाम लिखो या जो आपने नया नेम क्रिएट करा है उसे लिखो, वो एक ही बात है। सिमिलरली अगर आप इसे और फर्दर शॉर्टन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एज कीवर्ड भी रिमूव कर सकते हैं। एसक्यूएल डायरेक्टली समझ जाता है जब आप टेबल के नाम के सामने एक और नाम लिखते हैं, दैट मीन्स आप इस एग्जिस्टिंग टेबल का एक शॉर्ट नेम बना रहे हैं इस क्वेरी के लिए। तो ये थे दो तरीके के जॉइंस, नेचुरल जॉइन और नॉर्मल जॉइन। नॉर्मल जॉइन में जो कॉमन कॉलम है वो रिपीट होता है, नेचुरल जॉइन में सेव करते हैं हम मेमोरी, रिपीटेशन अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिलीट एंड ड्रॉप। अब सपोज हमें एक टेबल को एम्प्टी करना है, यानी उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यूज को रिमूव करना है। जो हमारी लर्न टेबल थी हमने उसे रन किया, उसके बाद हम डिलीट करना चाहते हैं इस पूरी टेबल को। तो हम क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे। डिलीट फ्रॉम कौन सी टेबल, लर्न टेबल, और हमें क्या डिलीट करना है, जहाँ पे ग्रेड इक्वल टू बी है। तो डिलीट टेबल में बी ग्रेड आ रहा है सेकंड वाली रो में। तो जब हमने इस क्वेरी को रन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगेन ये एक साइलेंट क्वेरी है। इसका आउटपुट देखने के लिए हमें सेलेक्ट स्टार करना पड़ेगा और ये अपडेटेड टेबल लर्न वाली में सिर्फ एक ही अब रो बची है, जहाँ पे ग्रेड बी था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप करते हैं डिलीट फ्रॉम लर्न, डिलीट फ्रॉम लर्न या डिलीट फ्रॉम एनी टेबल नेम अगर आप लिखेंगे और इसे रन करेंगे, उसके बाद जब आप आउटपुट देखेंगे तो आप देखोगे कि जितनी भी रोज थी उस टेबल में जो आपने डिलीट फ्रॉम में स्पेसिफाई करी है, वो सारी टेबल्स, वो उस टेबल की सारी रोज रिमूव कर दी जाएंगी, लेकिन टेबल अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। जो आप ये आउटपुट में कॉलम नेम्स देख रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई रोज नहीं है अब इस टेबल में, वो सारी डिलीट कर दी गई है, लेकिन टेबल, एक एम्प्टी टेबल अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। अब सपोज अगर आप एम्प्टी टेबल भी नहीं चाहते, अगर आपके पास एक फुल फ्लेजेड टेबल है जिसमें रोज भी हैं, वैल्यूज कंप्लीटली इंसर्टेड है, या फिर आपके पास एक ऐसी ब्लैंक टेबल है जिसे आप कंप्लीटली डेटाबेस से रिमूव करना चाहते हैं, तो उस केस में आप डिलीट की जगह ड्रॉप टेबल कमांड का यूज करेंगे। ड्रॉप टेबल, उसके बाद टेबल का नाम जिसे आप कंप्लीटली डेटाबेस से रिमूव करना चाहते हैं। इसे हमने रन किया और इसके बाद इसका आउटपुट देखने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लर्न किया। अब जब हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लर्न
लर्न वाली क्वेरी रन करी तो आप देखोगे कि एक्शन आउटपुट में लिखा आ रहा है टेबल यूनिवर्सिटी लर्न डजंट एग्जिस्ट, यानी यूनिवर्सिटी डेटाबेस में अब कोई टेबल है ही नहीं लर्न नाम की, तो आपको डिस्प्ले नहीं कराया जा सकता। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने समझा कि आप क्या क्या अलग अलग तरीके से एसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं। इसी एसक्यूएल की वीडियो पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए और उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आज की वीडियो कैसी लगी, एसक्यूएल में आपने क्या क्या सीखा, कैसा आपको कैसा लगा इस चैनल पे एसक्यूएल पढ़ना माई एसक्यूएल वर्कबेंच में, वो भी हमें बताइए। So thank you for watching. Till we meet in the next video. Mind your exam.